नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेती किसानी की बातों में। आज हम बात करते हैं मटर की खेती के ऊपर कि इसमें भूमि का चुनाव कैसे करते हैं और कौन कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए मटर की, और बुआई कैसे कब करना है, हमें कितनी इसकी बीज दर रखते हैं, और इसका खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, इसमें हम उर्वरक का नियंत्रण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। खरपतवार प्रबंधन कैसे करते हैं और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटर की जो खेती करते हैं अपन दो पर्पज से करते हैं। एक तो करते हैं दलहन के लिए, दूसरा करते हैं हम हरी फली के लिए। जब बुआई करेंगे, बुआई के बाद कुछ वैरायटी में 40 से 45 दिन में फली आती है, किसी किसी में 70 से 75 दिन में आती है, तो फली हम मार्केट में देते हैं उस फली को। और वो हरी मटर रहती है, और जो दलहन वाली मटर रहती है वो सफेद रहती है, उसका बेसन बनाया जाता है, उसका दाल बनाई जाती है उसकी। तो दो तरीके से अपन मटर की खेती करते हैं, दो दो परिप्रेक्ष्य में मटर की खेती करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भूमि कौन सी होनी चाहिए। जैसे मटर की खेती के लिए सभी प्रकार की भूमि मटर की खेती की जाती है, लगभग लगभग अपने देश में हर राज्य में हर क्षेत्र में मटर की खेती की जाती है। लेकिन अगर दोमट और बलुई मिट्टी रहती है तो उसमें उत्पादन थोड़ा अच्छा होता है। बाकी सभी प्रकार की मिट्टी में मटर की खेती की जा सकती है। और अब बात करते हैं हम भूमि की तैयारी कैसे करें। तो जैसे खरीफ फसल की कटाई के बाद हम बुआई करते हैं, तो उसमें खरीफ फसल की कटाई होने के पश्चात गहरी जुताई करना है, और 2 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताई करके और खेत में पाटा चलाकर हम तैयार कर लेते हैं। और जिस खेत में अपने को धान खरीफ में धान लगाया हो और उसके बाद अपने को मटर या चने की बुआई करना है, तो उसमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको पलेवा करते समय आपको यूरिया डालना है। अब इसमें हम यूरिया का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यूरिया का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं इसमें ताकि जो फसल के अवशेष है वो अच्छे से गल जाए, इसलिए हम इसमें यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अगर जिस भूमि में दीमक और तना मक्खी या लीफ माइनर की समस्या होती है, तो उसमें अंतिम जुताई करते समय किसान भाइयों को फोरेट 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है, तो हमें इस वाली समस्या से निजात मिल जाएगी। बीज की बुआई करने से पहले हमें बीज शोधन और भूमि शोधन 2 प्रक्रिया हमें अपनानी है। किसान भाइयों, बीज शोधन और भूमि शोधन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे किसी भी फसल की बुआई करने में, क्योंकि बीज शोधन करने से क्या फ़ायदा है और भूमि शोधन करने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बीज शोधन कर रहे हैं तो बीज शोधन करने की 2 विधि होती है। एक तो जैविक विधि होती है, दूसरी होती है रासायनिक विधि। जैविक विधि में हम ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन कर सकते हैं, राइजोबियम से हम बीज शोधन करते हैं, पीएसबी से हम बीज शोधन करते हैं। ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन इसलिए किया जाता है कि जो ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंजीसाइड है, ये जो हमारी फसल में जो फंगस वाली जो बीमारी आती है उसको ये नहीं आने देता। जैसे चने में विल्ट हो गया, और अपना मटर में पाउडर मिल्ड्यू आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, और भी कई सारी बीमारियां फंगस के कारण आती है, वो सब इसमें नहीं आएगी। और राइजोबियम से हम बीज शोधन इसलिए करते हैं क्योंकि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन रहती है उसका स्थिरीकरण करता है, इसलिए हमें दलहन वाली फसल में राइजोबियम करते हैं और खाद्यान्न वाली फसल में हम एजोटोबैक्टीरिया करते हैं। अब पीएसबी कल्चर का बीज शोधन इसलिए करते हैं, पीएसबी कल्चर होता है फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया। ये हमारी फसल को, हमारी जो मिट्टी है उसमें जो फास्फोरस पड़ा है इनएक्टिव अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में, उसको एक्टिव करके हमारे पौधों को उपलब्ध करवाता है। ये इसका काम है, इसलिए इन 3 चीज़ों से हम बीज शोधन कर सकते हैं जैविक विधि में। अब रासायनिक विधि में, जैसे रासायनिक विधि में हम ले सकते हैं थीरम से कर सकते हैं, मैंकोजेब से कर सकते हैं, बोविस्टे से कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर हमें उपचारित कर सकते हैं रासायनिक विधि से। अब हम बात करते हैं भूमि शोधन की। भूमि शोधन के लिए हमें गोबर की आवश्यकता होती है। जैसे हमें ट्राइकोडर्मा से भूमि शोधन करना है तो 100 किलोग्राम में हम 4 किलो ट्राइकोडर्मा के पाउडर अपन उसमें मिला देंगे, और उसमें भूमि शोधन करते समय हम ट्राइकोडर्मा के साथ में उसमें राइजोबियम मिला सकते हैं अगर दलहन वाली फसल की हम बुआई कर रहे हैं, पीएसबी भी मिला सकते हैं उसके अंदर, और इनको मिला के हमको 7 दिन तक इनको रखना है छांव में जूट के बोरे से ढक के, ताकि ये पूरी एक्टिवेशन उस गोबर के अंदर हो जाए। फिर उसको अंतिम जुताई से पहले हमें छिड़कना है, तो ये भूमि शोधन हो गया। अब बात करते हैं मटर की बुआई की। तो मटर की बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, और इस समय तापमान होना चाहिए हमारा 14 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और कई किसान भाई विलम्ब से बुआई करते हैं, तो उसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भी इसकी बुआई की जा सकती है। अब बात करते हैं हम इसकी सिंचाई कब करना चाहिए। इसमें मटर में जो पहला पानी हम देते हैं, पहले हम सिंचाई करते हैं इसमें फूल आते समय करते हैं। बुआई के 40 से 45 दिन में हर किसी वैरायटी में लगभग फूल आ जाते हैं, सभी वैरायटी में जो सभी किस्म होती है उनमें फूल आ जाते हैं, तो उस समय में पहली बुआई करना चाहिए। वैसे मटर एक ही पानी से हो जाएगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी 2 पानी की। अगर आवश्यकता है तो आप दाना भरते समय, फलियों में जब दाना भरता है उस समय आप दूसरा पानी दे सकते हो। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों में, मटर की खेती में जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होगा तो आपकी पैदावार बिल्कुल नहीं होगी, पैदावार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए जल भराव का हमें विशेष ध्यान रखना है इसमें कि जल भराव नहीं होने देना है। अब हम इसमें कुछ राज्यवार प्रजाति के बारे में बात करेंगे कि इस राज्य में ये प्रजाति सबसे अच्छी मानी जाती है और इसकी सबसे अच्छी उपज है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर कुछ मटर की प्रजातियां हैं जिनकी अच्छी पैदावार देखी गई है, जैसे JP 885 है, अंबिका है, इंदिरा है। इंदिरा काफ़ी जगह पर होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है। इसको KP MR 400 बोलते हैं। इसको एक आदर्श है IPF 9925 और IPFD 1012। जो IPFD वैरायटी है ये भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो कानपुर में है भारत सरकार का, वहाँ से इनको विकसित किया गया है। और अब गुजरात में जैसे JP 885 चलती है, IPFD 1012, इंदिरा, प्रकाश। पंजाब में जैसे जे हो गई, जिसको KP MR 522 बोलते हैं, पंथ मटर 42 हो गई, और KPF 103, उत्तरा हो गई, अमन हो गई, IPF 519। और जैसे हरियाणा में ये कुछ वैरायटियाँ हैं, उत्तरा, DDR 27, पूसा पन्ना, अलंकार, जयंती। और राजस्थान में DMR 7, अलंकार, पंथ मटर 42। और मध्य प्रदेश में प्रकाश IPFD 110, विकास IPFD 9913। और जैसे उत्तर प्रदेश में स्वाति, मालवीय मटर, विकास, सपना, जो KP MR 1441 इसको बोलते हैं, IPF 49। जैसे बिहार में
DDR 23 पूसा प्रभात जिसको बोलते हैं, VL मटर 42, छत्तीसगढ़ में शुभ्रा, विकास, पारस, प्रकाश। ये है कि इन राज्यों में इन जो वैरायटी है, जो ये किस्म है, इनकी पैदावार अच्छी मानी गई है और अच्छी इनकी पैदावार निकाली गई किसानों के द्वारा। तो इसलिए ये राज्यवार प्रजातियां, बाकी कुछ उन्नत प्रजातियां जो हर किसी राज्य में होती है और हर राज्य में उसकी पैदावार की जा सकती है, जैसे IPFD 10-12, IPFD 63, सपना, IPFD 49, अमन, PM13, पंत 14, विकास, KPMR 400 जिसको अपन इंदिरा बोलते हैं, 110 से 115 दिन की वैरायटी है, और KPMR 522, प्रकाश 115 से 120 दिन की। मटर की अधिकतर जो वैरायटी है वो 115 से लेकर 125 दिन तक की वैरायटी है मटर की। और इसमें HFP 529 हो गया, दंती वाला मटर 1 हो गया, ये हरी मटर की वैरायटी है। इसमें अर्किल हो गया, ये भी हरी मटर की वैरायटी है। इनमें जैसे अर्किल में जो फली आने का टाइम है वो 60 से 65 दिन में इसमें फली आ जाती है। GS10 है, GS10 भी ये हरी मटर की वैरायटी है। इसमें फली आने में थोड़ा समय लगता है, इसमें 70 से 75 दिन बाद फली आती है। बोनविले है, आजाद P1 है, आजाद P1 में सबसे जल्दी आजाद P1 में फली आती है, इसमें 45 दिन के अंदर ये फली आना स्टार्ट हो जाती है इसमें। तो ये कुछ किस्में हैं, उन्नत किस्में जो किसान भाई लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। जैसे मटर में हमारे प्रमुख खरपतवार होते हैं, बथुआ होता है, इसमें सेंजी हो गई, करसनील, हिरनकुरी, चटरी मटरी, अकराकरी, जंगली गाजर होती है, और प्याजी, खरतुआ, सत्यनाशी, ये इसके प्रमुख खरपतवार है। अब इसके नियंत्रण के लिए हम प्रयोग करते हैं खरपतवारनाशी में फ्लूक्लोरेलिन 45% इसी में आता है। इसको हम 2.2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। 500 से 600 लीटर जो टंकी है उसमें घोल बना लेते हैं, और इसका बुआई के तुरंत बाद करना है हमें इसका स्प्रे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक खरपतवारनाशी होता है पेंडामिथिलिन 30% इसी, इसको 3 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। एक है एलाक्लोर 50% इसी, इसका 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करना है। इसमें पेंडामिथिलिन और एलाक्लोर इनका बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर हमें इनका छिड़काव करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जैसे कुछ सक्रिय पत्ती के खरपतवार है उसके लिए हम फ्यूजल और इथाइल बुआई के 20 दिन बाद भी हम इसका 20 से 30 दिन बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन का। तो किसान भाइयों, आपको उर्वरकों का चयन मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी मृदा का परीक्षण होता है तब हमें पता चलता है कौन से पोषक तत्व की हमारी मृदा में कमी है। तो जैसे झांसी जनपद के किसान भाई है वो आसानी से अपनी मृदा का परीक्षण करवा सकते हैं। या कृषि विभाग में जनपद स्तरीय मंडल स्तरीय प्रयोगशाला है, जिसमें हम अपनी मृदा नमूना ले जाकर और 102 रुपये की कुछ पर्ची करती है, वो कटवाकर आप अपनी मृदा नमूना का परीक्षण करवा सकते हैं, जिसमें 7 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और इस रिपोर्ट कार्ड में, उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको ये पता चलेगा कि कौन से पोषक तत्व की आपकी मिट्टी में कमी है। उस हिसाब से हमें को उर्वरकों का प्रबंधन करना है। सामान्यतः हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पर्याप्त है मटर की बुआई में। और फास्फोरस की बात करते हैं तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम फास्फोरस डालते हैं। पोटास की बात करते हैं तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम पोटास डालते हैं। और जिस मिट्टी में सल्फर की कमी है तो वहाँ पर हम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर डालते हैं। और जिस मिट्टी में अगर जिंक की कमी है तो हम 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फर डालते हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों, कि जब हम बुआई करते हैं तब हमें सीड कम फर्टिलाइजर, जो डबल बॉक्स वाली जो सेटल होती है, उससे बुआई करना चाहिए हमें, जिसमें उर्वरक जो होते हैं वो अलग बॉक्स में रखे जाते हैं और बीज हमारा अलग बॉक्स में रखा जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बीज से 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे हमारा उर्वरक गिरता है। और वो खाद 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे गिरने का फ़ायदा ये है कि जब अंकुरित होने के बाद में, बीज अंकुरित होने के बाद में जब जड़ नीचे जाएगी तो वो जड़ें उस खाद का प्रयोग करेगी, लेकिन उसको अवशोषित करेगी। लेकिन जब हम बीज के साथ में हम खाद का प्रयोग करते हैं तो वो बीज के साथ में डल रहता है और जड़ तो नीचे चली जाती है, तो जड़ को पोषक तत्व नहीं मिल पाता जड़ को। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कीट प्रबंधन की। मटर में एक थने की मक्की और पत्ती सोरन कीट ज़्यादा लगता है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि बुआई से पहले हम कार्बोफ्यूरॉन 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में हमें मिलाना चाहिए, या हमें फॉरेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें मिलाना चाहिए। तो ये जो तने की जो मक्की है और जो पत्तियों को जो सुरंग करता है, ये वाला कीट इसमें नहीं लगेगा। और अगर अपन मिट्टी में नहीं डाल पाए तो खड़ी फसल में हम इसके लिए डाइमेथाइड 30% इसी होता है, ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25% इसी होता है। इसका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। या हम जो नीम ऑयल आता है उसमें एक विषैला तत्व रहता है एजाडिरेक्टिन, तो उसका भी हम 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है फलीवेदक कीट, सबसे खतरनाक कीट होता है फलीवेदक, फलियों को बेचता है, या इसको अर्धकुंडलीकार कीट भी बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें वही नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं 2.5 से 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। या बेसिलस तुरंजिसिस आता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक NPV आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोग प्रबंधन में। इसमें जो मटर की जो हमारी फसल है इसमें एक रोग आता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हम तुलसीदा रोग बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम मैंकोजेब 25% WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है आता है इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक जेनिब आता है 75% WP, उसका 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इनको हम 500-600 लीटर पानी के एक टैंक में घोल के और फिर हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा रोग आता है इसमें पाउडर मिल्ड्यू, जिसको बुकनी रोग बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम जो घुलनशील गंधक रहता है 80%, उसको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या उसमें ट्राइडेमाफॉन डाल सकते हैं हम 25% WP, इसका 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करेंगे, तो इन रोग का इसमें नियंत्रण हो जाएगा। और नमस्कार किसान भाइयों, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ में।